एवरीवन, आज फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडवर्थ एजुकेशन पे। तो कैसे आप लोग? मस्त, फर्स्ट क्लास एकदम। ठीक है सर। तो अपन लोग क्या कर रहे थे सर? स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे, क्लास 9 का चैप्टर 4। क्या क्या पढ़ लिए थे सर? पूरा जितना थ्योरी था सब कंप्लीट हो गया था सर। चैप्टर के अंदर जो ब्लू टेस्ट वाले क्वेश्चंस थे वो भी कंप्लीट कर चुके थे। अब बस काम बच गया था बैक एक्सरसाइज का, जिसको आप लोग अटेम्प्ट किए होंगे। अटेम्प्ट किए थे कि नहीं किए थे? किए थे सर। तो क्या बना था उससे क्वेश्चन? बने होंगे। और अगर नहीं बने जिससे जिससे जो जो क्वेश्चन, वो यहाँ देखिए। ठीक है, यहाँ करने का कोशिश कीजिए, देखिए बनते हैं कि नहीं बनते हैं। ठीक है, तो चले स्टार्ट करें वो चैप्टर्स करने हम लोग। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं आज वो लेक्चर्स को। चलिए आइए तब देखते हैं क्या करके सर सारे क्वेश्चंस को। चलिए आप लोग भी अपना बुक निकाल लीजिए, मोबाइल में अपने क्वेश्चंस निकाल ले रहे हैं। ठीक है, ओके निकल गया। तो सर क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन लिखा है सर, कंपेयर द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रॉपर्टी चेक करना है किसका सर? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कंपेयर भी करना है, कंपेयर करते हुए। तो सबसे पहला कंपैरिजन सर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कैसा चार्ज होता है? तो सर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। सर प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? सर प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? सर न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। पहला चीज समझ में आ गया, कंपैरिजन हो गया तीनों का प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी बात मान लीजिए, क्या सर? इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं? वो न्यूक्लियस के बाहर रहते हैं। कहाँ रहते हैं सर? न्यूक्लियस के बाहर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं सर? वो दोनों न्यूक्लियस में रहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तीसरा प्रॉपर्टी, किसी भी एटम का मास नंबर किस पे डिपेंड करता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे डिपेंड करता है, ना कि इलेक्ट्रॉन्स पे। ये भी एक प्रॉपर्टी हो गया। तो ये सब चीजें समझ में आई आपको? तो इस तरीके से हम कुछ प्रॉपर्टी बता सकते हैं। ठीक है, यहां तक चले आगे। ठीक है सर, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 क्या है सर? व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है ना, ठीक है ना। तो सर ये जो जे थॉमसन थे ना, उसका एक्सपेरिमेंट के हम लोग को क्या बताना है सर? हाँ लिमिटेशन बताना है कि क्या लिमिटेशन रह गया जिसके बाद दूसरा साइंटिस्ट को आना पड़ा। जैसे रदरफोर्ड आए थे तो सर स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उसको ये मतलब ये चीज ये नहीं समझा पाए होंगे, स्कैटरिंग वाला चीज ये नहीं समझा पाए होंगे, इसी के लिए ना। तो ये क्या था सर? न्यूक्लियस के बारे में नहीं बता पाए थे कि वहां पे प्रोटॉन होता है। ठीक है, वो क्या बता दिए थे? प्रोटॉन बाहर सेल पे होता है, एकदम समझ में आया? बाहर में एटम के होते हैं, ठीक है ना, उसके सरफेस पे। जबकि ऐसा तो नहीं होता है, सरफेस पे तो नहीं रहता है। प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? पॉजिटिव चार्ज, वो न्यूक्लियस सेंटर बीच में रहते हैं। तो ये चीज ये नहीं बता पाया था, जिसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए तो वहां पे इसका रूल फॉलो नहीं हो पा रहा था। क्लियर हुआ? यही इसका लिमिटेशन था कि वो क्या सर, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस के बारे में ये बताया ही नहीं कि न्यूक्लियस होता है, ऐसा कुछ वो बताया नहीं। ठीक है सर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है सर? थर्ड नंबर, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, चलिए देखें एक बात करें सर। ठीक है सर, क्या बताया था ये? सर ये बताया क्या सर कि सर आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं सर? सेल में घूमते रहते हैं। क्या होता है सर? सेल में घूमते रहता है, यही बताया था ना। कौन सा? रदरफोर्ड। ठीक है, तो सर ये स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया एटम के। किसके बारे में सर? एटम के स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया। तो सर ये एटम का स्टेबिलिटी क्या है, कैसे ये नहीं बता पाया? ये बोला ना कि एटम जो है ना सर, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेल में घूमते रहते हैं। सेल में क्या होते रहते हैं? घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो उसके अंदर सर रोटेट करेगा तो सर एक्सेलरेशन आएगा। तो एक्सेलरेशन आता है उसके अंदर, तो क्या होगा सर? वो एनर्जी लूज करता है। क्या? एनर्जी रेडिएट करना शुरू करता है। तो एनर्जी रेडिएट करना शुरू करेगा तो उसके अंदर एनर्जी क्या होगा? खत्म हो जाएगा कि नहीं? खत्म होते जाएगा तो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा कि नहीं? और जाके न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा बेचारा इलेक्ट्रॉन। तो अपना एटम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। समझिए, जबकि एटम अनस्टेबल नहीं होता है। यही इसका क्या था? लिमिटेशन था कि ये एटम को क्या बता दिया? अनस्टेबल बता के चला गया, स्टेबिलिटी नहीं उसका बता पाया। ठीक है, फिर अपना बोर आए थे, वो बताएं कि मतलब एक डिस्क्रीट सेल्स होते हैं, उसी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, जहां पे एनर्जी ज्यादा रेडिएट नहीं होता है। इसी कारण से एटम क्या होता है? अनस्टेबल नहीं होता है, बल्कि स्टेबल होता है। ठीक है, जो सही बात है। अब क्या सर? क्या लिखा है सर? डिस्क्राइबिंग बोर मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है सर, अब बोर मॉडल आया। चलिए पता है अब बोर मॉडल क्या बताया
सर बोर आए साहब आए, वो क्या बताएं, वो रदरफोर्ड को क्या किया, थोड़ा सा अच्छे से बताया। क्या बताया कि सर बीच में न्यूक्लियस होता है जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, उसके बाहर बहुत सारे सेल होते हैं, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा, चौथा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कम पहला सेल का होता है, उससे ज्यादा एनर्जी दूसरे सेल का होता है, उससे ज्यादा एनर्जी थर्ड सेल का होता है। इस तरीके से सेल अरेंज रहते हैं। और क्या बताया, पहले सेल को के बोलते हैं, दूसरे सेल को एल, तीसरे को एम, चौथे को एन, इस तरीके से सेल का नाम भी दिया हुआ। हाँ सर ये चीज बताया। उसके बाद क्या बताया, ये स्टेबिलिटी भी बताया कि सर जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ना सेल्स में, वो कुछ डिस्क्रीट सेल होते हैं, ठीक है ना, सारे सेल में नहीं, कुछ डिस्क्रीट सेल होते हैं एटम के अंदर, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स अपना रिवॉल्व करते रहते हैं, जिसमें एनर्जी का रेडिएशन नहीं के बराबर होता है, ठीक ना। जिस एनर्जी का रेडिएशन ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा सर, वो इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी खत्म नहीं होगा, फिर वो जाके न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा, इसका मतलब वो अनस्टेबल नहीं होगा, मतलब क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, यही चीज कौन बताया सर, अपना वो सर बोर बताएं। ठीक है सर, यहां तक क्लियर है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब क्या बोला है, कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड मॉडल ऑफ एन एटम गिवन इन दिस चैप्टर। सर इस चैप्टर में जितना चीज है, हर किसी का क्या क्या प्रपोज्ड है ये आपको बताना है। थॉमसन का भी, रदरफोर्ड का भी और बोल्ट, तीनों साइंटिस्ट थे ना, तीनों जो है क्या क्या बताएं अपने अपने मॉडल्स के बारे में, इसको आपको क्या करना है, बताना है, समझाना है। समझ में आया क्या करना है यहाँ पे। तो अभी तक हम लोग तीनों साइंटिस्ट के बारे में पहले देख चुके हैं, वही चीज आपको लिख देना है। ठीक है, अगर बात करें सबसे पहले थॉमसन मॉडल का, किसका, थॉमसन मॉडल, तो वो क्या बताए थे सर कि जो चार्ज होते हैं वो कहाँ होते हैं, एटम के अपना सरफेस पे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, अंदर एम्बेडेड रहते हैं। ठीक है ना, जैसे वो आप वाटरमेलन का स्ट्रक्चर देखे थे। और क्या बताया सर, उसके बाद बताया कि जितना प्लस चार्ज होता है ना उतना ही माइनस चार्ज भी होता है। यही कौन बताए थे सर, लेकिन न्यूक्लियस के बारे में नहीं बताएं। कौन सर, थॉमसन। उसका रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड बताएं कि न्यूक्लियस होता है जहां पॉजिटिव चार्ज होता है, ये बताए ना, जिसे सर सेटिस्फाई थे, बोर भी मेरा ठीक बात है। और उसका ये क्या बताएं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है, जिससे एनर्जी उसका कम होते जाता है, और ये सर फिर अपना गिर जाएगा। ठीक है ना, यही ना बता रहा था वो, तो फिर इस बारे में वो नहीं क्लियर कर पाया था, स्टेबिलिटी नहीं बता पाया था। कौन, रदरफोर्ड। तो यही चीज को आकर के कौन बताया, बोर बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहता है ना, वो क्या होता है सर, एक डिस्क्रीट कुछ ऑर्बिट्स होते हैं या सेल्स होते हैं, उसी में घूमते रहता है, जो रेडिएट नहीं करता एनर्जी, एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। समझ में आया, तो इसका मतलब सर एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा तो क्या होगा, एटम अपना स्टेबल रहेगा। ठीक है, और रदरफोर्ड मेरे को बता चुका था कि इलेक्ट्रॉन्स जो सेल में रेडिएट करते रहते हैं, ठीक है ना, घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स, ये रदरफोर्ड बता दिए, उससे वो भी संतुष्ट थे। ठीक है सर, और इसके अलावा क्या बताए थे, ठीक, क्या अपना ये रदरफोर्ड कि अपना जो न्यूक्लियस का साइज होता है बहुत छोटा होता है एटम के कंपैरिजन में, उससे अपना बोर भी सेटिस्फाई थे। हाँ सही बात आप बताएं हैं सर। ठीक है, तो यही तीनों चीज, तीनों के बारे में आपको लिख देना है नॉर्मल, जो आप पढ़े हो। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, अब क्या लिख रहा है, समराइज द रूल फॉर राइटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सेल फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट। तो बोला कि फर्स्ट 18 एलिमेंट का जो आपको क्या, समराइज द रूल फॉर राइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन का ना समराइज करके आप रूल बता दीजिए हमको कि क्या क्या रूल था, क्या क्या रूल था बता दीजिए। चलिए बात करते हैं क्या करके। सबसे पहला रूल कि सर आपने किसी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना रह सकता है, उसका क्या फॉर्मूला बताया था, 2n²। पहला रूल कि किसी सेल में कितने लोग रह सकते हैं, जैसे के सेल के लिए n का वैल्यू 1 लेंगे, उसके बाद सेकंड सेल l, उसके लिए n का वैल्यू 2, थर्ड सेल m, उसके लिए n का वैल्यू 3 लेकर के देख लेंगे किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। पहला चीज समझ आया। दूसरा सर आउटर मोस्ट जो सबसे लास्ट वाला सेल होगा, ठीक है ना, उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होना चाहिए। दूसरा रूल समझ में आ गया आपको, ठीक है सर। और तीसरा थर्ड रूल क्या सर, जो आपका इलेक्ट्रॉन्स भराएगा, मतलब सेल में जो रखेंगे हम लोग, सबसे पहले सबसे अंदर वाला जिसका एनर्जी सबसे कम होता है उसमें पुट करेंगे, उसका उससे ज्यादा एनर्जी वाला जो सेल आएगा उसमें उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स को पुट करेंगे, और उसके बाद उससे के बाद जो सेल आएगा थर्ड सेल उसमें पुट करेंगे। तो सबसे पहले के सेल में इलेक्ट्रॉन्स को पुट करना है, वो भर जाएगा, तब एल में पुट करना है, वो भर जाएगा, तब फिर जाके एम में, फिर एन में, इस तरीके से हमको इलेक्ट्रॉन्स पुट करते जाना है। ये 3 रूल हैं, तीनों रूल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है सर, ओके, समराइज करके बता दिए। ठीक है सर, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सर क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए फटाक से, क्या लिखा है, डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन।
वैलेंसी बताना है सर, पहले समझाना, डिफाइन करना है वैलेंसी, उसका एग्जांपल लेकर के सिलिकॉन और ऑक्सीजन का बताना है। तो अगर बात करें कि सर डिफिनेशन का, कि वैलेंसी का डिफिनेशन क्या होगा, तो अब हमको पता है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। सर किसी के साथ कैसे मिलता है, उसका कैपेसिटी कैसा है मिलने का, यही क्या कहलाता है, एक एटम का दूसरे एटम के साथ मिलने का जो कैपेसिटी है, इसी को क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। और अगर एग्जाम्पल लेके बात करें, क्या सर, कि वैलेंसी निकाल के दिखाओ, ठीक है, वैलेंसी निकाल के दिखाइए। तो चलिए बात करते हैं वैलेंसी निकाल के। तो सबसे पहले बोला सिलिकॉन का, सिलिकॉन, सिलिकॉन, ठीक है सर, SI से डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 14। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 14, ठीक है। आपको पता है सर वैलेंसी कैसे निकाला जाता है, लास्ट में ऑक्टेट, लास्ट सेल्स में अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं। और हम आपको बताएं कि अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स लास्ट सेल में हुए तो आप डायरेक्ट वैलेंसी जितना है उतना ही बोल दीजिएगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स है ना लास्ट सेल में उतना ही बोल दीजिएगा। लेकिन अगर 4 से ज्यादा है तो आपको क्या करना है, 8 में से माइनस करके बताना है। जैसे 5 हुआ तो 8 में से 5 को माइनस कर देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में तो 8 में से 6 माइनस कर देंगे, 2 आएगा तो 2 होगा वैलेंसी, 5 माइनस करेंगे तो 3 आएगा तो 3 होगा वैलेंसी, लेकिन 8 में से माइनस करेंगे। तो चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के देखते हैं। सिलिकॉन का 14 इलेक्ट्रॉन है ना सर, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है, फुल कर दिए, अब बचा कितना, 12। सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, मेरे पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स को भी रख दिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए सर, 10 कंप्लीट, और मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स बचा है, ठीक है सर। टोटल मेरे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स थे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फर्स्ट सेल और सेकंड सेल में पुट कर चुके हैं। तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स, कितने सर, 4। अब हमको पता है कि सर लास्ट सेल में हमको 14 करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स लेना होगा सर, 8 मतलब 8 कंप्लीट करना है ना, 18 रह सकते हैं, लेकिन हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स था इसलिए इसमें 4 पुट किए हम लोग। अब बात ध्यान से समझिएगा कि वैलेंसी, वैलेंसी कैसे निकालेंगे सर, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना रहता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना रहता है। तो 8 कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 4 इसको चाहिए, 4 चाहिए तो 8 हो जाएगा, या 4 ये क्या कर दे, छोड़ दे, छोड़ दे तो भी अंदर में कितना हो जाएगा, 8, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा सर, वैलेंसी इसका हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा सर, 4। यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है सर, ठीक है। अब क्या है सर, अगला सर ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का बताना है सर। ऑक्सीजन को O से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर कितना होता है सर इसका, 8 होता है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सर, 8 है। चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताइए, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन था, यहां बताइए इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिगरेशन। तो सर 2 पहले सेल में 2, 6 बच गया, 8 था ना टोटल इलेक्ट्रॉन्स, तो अगले में कितना, 6। तो सर लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 6 आए। हम बताए ना 5 से जब ज्यादा रहे, 6 है ना, तो 8 से माइनस कर दीजिएगा, 8 से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2, इसका मतलब इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2। सो कैसे सर, सर हमको पता है कि लास्ट में हमको 8 कंप्लीट करना रहता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, या फिर 6 छोड़ देंगे तो अंदर वाला फुल फिल हो रहा है, फुल है ना, तो सर 6 छोड़ना ज्यादा मुश्किल काम है, इससे बढ़िया 2 ले लीजिए आप, इसीलिए वैलेंसी कितना हो गया, 2। ऑक्सीजन का भी वैलेंसी 2। ओके सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, एक्सप्लेन करना है एग्जांपल लेने के साथ, ठीक है। सबसे पहला है सर एटॉमिक नंबर को समझाना है, फिर सर मास नंबर को एक्सप्लेन करना है, फिर आइसोटॉप्स, फिर आइसोबार, गिव एनी 2 यूज ऑफ आइसोटॉप्स, फिर बताना है क्या सर, एक मिनट क्वेश्चन हट गया, गिव एनी 2 यूज ऑफ आइसोटॉप्स, यूज भी बताना है, ठीक है सर, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, पहले सर क्या बताना है हमको सर, एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्या बताना है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है। तो आप बताइए सर, जितने प्रोटॉन्स किसी एटम में रहते हैं, क्या सर, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी एटम में होता है उसी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं, उसका एटॉमिक नंबर। क्लियर हुआ बात, ठीक है सर। तो सर प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर हो गया, उसके बाद क्या है सर, हाँ जैसे अब एग्जाम्पल भी मांग लिया है, एग्जाम्पल भी मान लिया है, तो जैसे मान लिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के सर न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं सर, तो सर 8, कितने प्रोटॉन होते हैं सर, 8 प्रोटॉन, तो सर इसका एटॉमिक नंबर भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जैसे कार्बन, एटॉमिक नंबर इसका निकालना है, तो प्रोटॉन इसके सर न्यूक्लियस में 6 होते हैं, कितने होते हैं, 6, तो इसका एटॉमिक नंबर भी कितना हो जाएगा सर, 6। समझ में आया, 2 एग्जाम्पल भी ले लिए हम लोग, ठीक है, ओके सर। अब आए सर एटॉमिक नंबर क्या, अब मास नंबर। तो मास नंबर क्या होता है सर, तो मास नंबर होता है
किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं, उसी के सम को क्या कहते हैं सर हम लोग मास नंबर कहते हैं, जिसको कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है और एटॉमिक नंबर को कैपिटल जेड से डिनोट किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आया? तो सर अब एग्जांपल भी बता दीजिए। तो सर जैसे हम लोग ले लिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में सर 8 प्रोटॉन पाए जाते हैं और 8 कितना क्या न्यूट्रॉन। सर बताइए इसका मास नंबर कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे 16। वैसे और एग्जांपल ले लीजिए कार्बन, कार्बन सर इसमें कितना होते हैं सर प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन भी होते हैं, तो उसका मास नंबर कितना हो जाएगा सर 12। एक और ले लीजिए, ये किसका लिए थे हम लोग, कार्बन का ना, ये कार्बन है। अब इसके बाद सोडियम ले लीजिए, सोडियम में कितने प्रोटॉन होते हैं सर 11 प्रोटॉन और क्या सर 12 न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसका मास नंबर कितना हो जाएगा, ऐड कर दीजिए दोनों को 23 हो जाएगा। हो जाएगा, समझ में आया? ओके सर। अब इसके बाद करते हैं सर, एटॉमिक नंबर हो गया, मास नंबर हो गया। अब बात आता है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स किसको कहते हैं सर, आइसोटॉप्स पहले बात तो सर सेम एलिमेंट्स के होंगे, क्या होंगे सेम एलिमेंट्स के। एटम को उठाएंगे हम, ठीक है, दो अलग अलग एटम्स को, उसका एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए सेम, लेकिन मास नंबर क्या होना चाहिए डिफरेंट। दोनों एटम का मास क्या होना चाहिए अलग होना चाहिए, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए सेम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं आइसोटॉप्स। जैसे एग्जांपल बोल दिया आइसोटॉप्स का, तो जैसे कार्बन 6 ले लिए, एक का मास नंबर होता है 12, एक का मास नंबर होता है 14। एग्जांपल समझ में आया? ये आप एग्जांपल उठा सकते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। ठीक है सर, क्या एटॉमिक नंबर सेम है ना, लेकिन मास नंबर क्या है डिफरेंट, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं आइसोटॉप्स। अब सर अगला क्वेश्चन, आइसोबार क्या होता है? ठीक है ना, ठीक है, चलिए बताइए तो सर आइसोबार क्या होता है। आइसोबार में क्या होता है ना सर कि मास नंबर क्या, मास नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंस रहेंगे, और ये अलग अलग एलिमेंट्स के देखे जाते हैं। किसके सर, अलग अलग एलिमेंट्स में देखे जाते हैं। जैसे एग्जांपल लेना है, इसको क्लीन कर लेते हैं। तो सर जैसे अभी हम लोग देखे थे आर्गन और कैल्शियम, एक का एटॉमिक नंबर होता है 18 और एक का एटॉमिक नंबर होता है 20, लेकिन दोनों का मास नंबर कितना होता है 40 ही होता है। तो मास नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है डिफरेंट डिफरेंट है। डिफरेंट डिफरेंट है कि नहीं सर, है। समझ में आया? तो सर एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, मास नंबर सेम हो, उसी को क्या कहते हैं आइसोबार। और उसका एक एग्जांपल क्या है सर, मास नंबर सेम है आर्गन और कैल्शियम का, ये लोग क्या एक दूसरे के आइसोबार्स हैं। ठीक है, ओके सर, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे क्वेश्चन में लिखा है कि दो आइसोटॉप्स का यूज बताइए। ठीक है, दो आइसोटॉप्स का यूज बताइए। तो जैसे आप यूरेनियम का नाम सुने हो, यूरेनियम, इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में ना फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, यूरेनियम के आइसोटॉप्स पाए जाते हैं। ठीक है, जिसका यूज कहाँ किया जाता है सर, अपना न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल्स के रूप में। और सर और आप बताइए, एक और बता दीजिए। तो सुने कोबाल्ट का नाम सुने, इसके भी आइसोटॉप्स पाए जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स पाए गए थे ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, वैसे कोबाल्ट के भी आइसोटॉप्स पाए जाते हैं, जिसका यूज जो है ना हम लोग कैंसर के इलाज के लिए करते हैं। समझ में आया, कैंसर के इलाज के लिए करते हैं इसका यूज। तो यहां भी क्लियर है बात? ओके ठीक है सर, तो ये क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है सर, पढ़िए ध्यान से। लिखा है Na+ सोडियम प्लस, प्लस कब होता है जब एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है कोई छोड़ देता है, तब आता है उसके ऊपर प्लस, एक प्लस आता है। ठीक है, तो एक प्लस आया तो देख करके समझ में आया एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये छोड़ दिया होगा। ठीक है, हैज कंप्लीटली फिल्ड K and L सेल, एक्सप्लेन। कैसे ये K और L सर है, बताइए एक्सप्लेन करके। ठीक है ना, फिल्ड है पूरा, फुल कैसे है, तो बताइए सर। सोडियम पहले Na, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, एटॉमिक नंबर 11 होता है। कितना होता है सर 11। इसका मतलब सर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने सर 11। लेकिन इसके ऊपर एक अगर प्लस चार्ज कब आएगा, एक प्लस चार्ज कब आएगा, जब क्या करेगा सर ये एक इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे छोड़ देंगे अपने अंदर से, क्या करेंगे एक इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देंगे। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए इसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। क्या कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए 10 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। बात समझ में आया? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, अब उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं सोडियम प्लस के पास। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखने चले तो सबसे पहले K सेल में इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। मेरे पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखिएगा। तो सर K में 2 लोग रह सकते हैं, तो 2 लोग तो हम पुट कर ही सकते हैं, पहला सेल में पुट करने आपको आता है। अब सर उसके बाद L सेल आता है, K के बाद L। सर L में कितने लोग रह सकते हैं 8, कैसे 2n स्क्वायर करके निकाल सकते हैं, n के जगह 2 पुट करके 8 आ जाएगा, तो 8 रख सकते हैं। और मेरे पास बचा भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 8 ही बचा है ना, 10 में से 2 रखे बचा कितना है 8। और रा भी कर सकता है ये घर में कितना
8। तो देखिए के पूरा फुल है कि नहीं, 2 लोग रह सकते हैं, 2 लोग ही हैं। एल में 8 लोग रह सकते हैं, 8 लोग ही हैं, तो पूरा फुल है ना। क्यों? क्योंकि सर 10 ही इलेक्ट्रॉन्स है अपने पास, इसी के लिए। तो बात यहां तक समझ में आया? ओके, कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इफ ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से 2 आइसोटॉप्स। ब्रोमीन को हम बना रहे हैं 2 आइसोटॉप से, ठीक है। एक ब्रोमीन जिसका एटॉमिक मास 79 है और एटॉमिक नंबर 35 है। आइसोटॉप से तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम ही होगा, मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। और उसका 49.7% ले लिए हम लोग। कितना परसेंट उठाएं उससे? 49.7% उठा लिए ब्रोमीन। और एक और ब्रोमीन है जिसका मास है 81 और एटॉमिक नंबर है 35, सेम का आइसोटॉप्स है, उससे 50.3% उठाएं, मतलब टोटल 100% उठा लिए, ठीक है। उसका कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन एटम। तो बोल रहा है एवरेज एटॉमिक मास बताने के लिए ब्रोमीन का कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए। तो वाजिब बात है सर, पहले वाले से हम लोग 49.7% लिए हैं, तो पहले वाले का 49.7% निकाल लीजिए, कितना आ रहा है। और दूसरे वाले से सर 50.3% लिए हैं, तो दूसरे वाले से 50.3% मास का निकाल लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, इतना ही उसका एवरेज मास होगा। चलिए निकाल के देखते हैं। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं सर, क्या है सर अपना ब्रोमीन। सर पहले वाले का मास कितना है सर दिया हुआ 79 और एटॉमिक नंबर इसका 35, ठीक है। सर इसका कितना परसेंट हम लोग ले रहे हैं सर, इसका ले रहे हैं हम लोग 49.7%। मतलब कितना मास ले रहे हैं इसका, निकाले मास कितना ले रहे हैं सर, निकालिए मास इसका। सर 79 मास था, लेकिन हम लोग सिर्फ कितना ले रहे हैं 49.7% ले रहे हैं। जैसे निकालते हैं क्या, तो सर जो कितना आ जाएगा मेरा सर 392.6.3/100, यही आ जाएगा क्या, ठीक है। 100 से डिवाइड करना है तो कर दीजिए। तो सर 2 जीरो तो 2 डिजिट के बाद 39.263, इतना मास हम लोग ले लिए, इतना मास ले लिए, ठीक है सर। किससे, ये वाले ब्रोमीन से। अब सर एक और ब्रोमीन है, सर एक और ब्रोमीन है, उसका कितना दिया देख लीजिए, मोबाइल अपना मोबाइल में देख ले रहे हैं, आप अपने बुक में देख लीजिए सर 81 है मास नंबर, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है सर 35, यही ना है। तो सर क्या करेंगे सर 81 का हम लोग क्या करेंगे सर, कितना परसेंट ये है सर, पहले परसेंट भी लिख लीजिए 50.3%, ठीक है ना। तो सर इसका क्या करेंगे 50.3% हम लोग निकालेंगे, 50.3% निकाल लिए। तो कितना आ गया सर, सॉल्व करके सर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो लगभग इतना आएगा, यही आएगा क्या, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो सर कितना हो जाएगा 40.743, यही ना, इतना आ जाएगा। तो हमको तो एवरेज मास पूछा था दोनों को मिला करके, तो एवरेज मास कितना हो जाएगा सर, मास ऑफ ब्रोमीन कितना हो जाएगा सर, दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ऐड कीजिए 39.263 प्लस 40.743, ऐड कीजिए तो कितना होगा सर 336, 6 4 10 हाथ मेरा 1, 7 2 9 10 हाथ मेरा 1, फिर 9 1 10, 4 3 7 1 8, तो लगभग कितना आ गया सर 80.006, लगभग 80 आया है। क्लियर हुआ बात सर, कोई दिक्कत आपको यहां तक? नहीं सर, ठीक है। इतना यू लिखना है तो यू लिख दीजिए यूनिट, ठीक है। इस तरीके से आपको एवरेज मास निकालना रहेगा। तो कैसे निकालेंगे सर, जितना मास है उसका जितना परसेंट दिया उसका उतना परसेंट निकाल लीजिए, इस दूसरे वाले में भी जितना टोटल मास होता है उसका जितना परसेंट बोला है निकाल लीजिए, और लास्ट में दोनों को क्या कीजिए जोड़ दीजिए। एकदम इजी था क्वेश्चन, समझ में आ गया? ओके सर, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना क्या है सर, सेम टाइप का दिख रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा था सर, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए सैंपल ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज इतना। इस बार आपको क्या दिया ना सर, कोई एलिमेंट है एक्स, उसका आपको एवरेज मास दे दिया है, एवरेज मास दे दिया है। व्हाट आर द परसेंटेज आइसोटॉप्स, ठीक है सर 16 मास होना चाहिए और 18 होना चाहिए, तो कितना परसेंट के कौन उठाएंगे ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको मिटा देना, चलिए मिटा देते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है सर। ये एक्स एलिमेंट है, इसके 2 आइसोटॉप्स हैं, ठीक है, दोनों का एटॉमिक नंबर 8 ही है, एक का मास दिया है 16 और दूसरे का कितना दिया है सर 18 दिया। अब बोल रहा है कि कितना कितना परसेंट किसको किसको उठाएंगे, जो मेरा क्या है एवरेज मास कितना आ जाना चाहिए, एवरेज मास बोला है 16.2 आ जाना चाहिए। एवरेज कितना आ जाना चाहिए सर
16.2u आ जाना चाहिए, ऐसा ये बोला है मेरे को, 16.2 आना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, यहां तक 16.2 आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए निकालते हैं। मान लिए इसको x% उठाएं, कितना स्मॉल x, एक को x तो दूसरा कितना, टोटल 100% होता है ना, तो सर इसको कितना परसेंट उठाना पड़ेगा सर, 100 माइनस x% उठाना होगा क्या, इसको इतना परसेंट ही उठाना होगा ना। तो अगर हम x निकाल लिए तो बात बन जाएगा अपना, बता देंगे कितना परसेंट इसको उठाए हैं, फिर 100 में से x को माइनस कर देंगे, बता देंगे उसको कितना परसेंट उठाए हैं। ठीक है क्या, ठीक है। तो सर पहले इसका मास निकाले कितना होगा, तो सर 16 टोटल मास का x%, ये निकला पहले वाला का मास। और दूसरा वाला का अगर निकाले जाए तो ये सर 18 इंटू इसका कितना परसेंट है सर, जितना परसेंट है उतना परसेंट बाय 100, यही ना सर, कर दिए, कर दिए। अब बताइए अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो एवरेज मास निकलेगा कि नहीं, तो आप दोनों को क्या कर दीजिए सर, जोड़ दीजिए, और इक्वल टू कितना, एवरेज मास मेरे को दे दिया, ये दोनों को जोड़ेंगे तभी ना एवरेज मास निकलता है, तो सर जोड़ दीजिए, मिल जाएगा। तो आप बताइए कितना होगा सर, ये हो जाएगा 16x/100 प्लस वो कितना होगा सर, 18 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 माइनस 18 इंटू एक्स, 18x/100, ये ना, ये 1800 है ना, इक्वल टू 16.2। चलिए अब इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करते हैं हम लोग। एलसीएम कितना आएगा सर, 100 एलसीएम आएगा, फिर एलसीएम यहाँ 16x प्लस 1800 माइनस 18x इक्वल टू 16.2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके बाद कर लें तो पहले ये सब्ट्रैक्ट कीजिए, 18x में से 16x जाएगा तो -2x प्लस 1800, अब ये 100 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1620 हो जाएगा क्या। ठीक है, चलिए अब तो कुछ नहीं सर, ये 1800 को ले जाके उधर माइनस कर दो, सिर्फ 1620 माइनस 1800। ठीक है, तो बताइए कितना बचा सर, माइनस करेंगे तो 180 बचेगा क्या माइनस में, हाँ सर 180 बचेगा। ठीक है, ये माइनस माइनस गया क्या, तो मतलब 2x बराबर कितना सर 180, तो यहां से x कितना आ जाएगा 180/2, मतलब कितना सर 90, तो कितना परसेंट सर 90%, इसका मतलब आया, देख रहे ना x कितना यार 90%, देख रहे हैं आप लोग। तो सर इसका मतलब हुआ कि पहला वाला आपका कितना परसेंट होगा सर 90%, तो दूसरा वाला सर 100 माइनस 90 ना, 100 माइनस 90 मतलब कितना 10%। बात समझ में आया कैसे निकला ये, हाँ। तो इस तरीके से हम x और उसको 100 माइनस x% मान के चले, दोनों का मास निकाले जो लिया और ऐड कर दिए, और एवरेज मास जो दिया है उसके इक्वल कर दिए, और x को फाइंड कर दिए। तो बात यहां तक समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है, यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, नहीं हुई है, ठीक है सर, ठीक है, ओके, यहां तक सारा बात क्लियर है। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 अपना क्या है, पहले आप लोग फटाक से पढ़ लीजिए। तो सर लिखा है इसमें, इफ z इक्वल टू 3, z इक्वल टू 3 मतलब सर उसका एटॉमिक नंबर कितना है सर 3, व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, वैलेंसी पूछा है, ठीक है। उसके अलावा आल्सो नेम द एलिमेंट्स, तो वो कौन सा एलिमेंट है वो भी बताना है। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग। तो सर क्या दिया, z इक्वल टू 3, एटॉमिक नंबर 3 है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 3 ही होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितना हो गया सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कितना हो गया 3 हो गया। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर, ओके। अगर आप बात करें कि सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे होगा, बताइए तो कैसे होगा, बताइए तो। सर पहले सेल में कितने लोग रह सकते हैं सर 2, मैक्सिमम कितने लोग 2, तो पहला सेल में 2 लोग रख दिए, मेरे पास टोटल 3 लोग थे, अब बचे कितने 1 इलेक्ट्रॉन्स और बच गए हैं, और सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं सर 8 रह सकते हैं, लेकिन मेरे पास 1 ही बचा है, तो आराम से उसको 1 को रख दें, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं वैलेंसी का। सर पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन से तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1, लेकिन मेरे को पूछा है वैलेंसी, क्या पूछा है वैलेंसी तो वैलेंसी कितना होगा, तो सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है अपना, 1 है, ये चीज आपको दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं सर, लास्ट में ऑक्टेट पूरा करने का कोशिश करते हैं, तो सर ऑक्टेट पूरा करने के लिए हमको 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्या चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, लेकिन अगर हम लोग इस 1 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दें, क्या कर दें छोड़ दें, तो जो पहला सेल था वो तो पूरा फुलफिल्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता था, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा, इसीलिए ज्यादा इजी काम है कि 1 इलेक्ट्रॉन्स आप क्या कीजिए छोड़ दीजिए। लास्टली ऑक्टेट वगैरह क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि कंप्लीट हो जाए, समझे, वो सेल क्या हो जाए कंप्लीट,
इसी के लिए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे सर? अति तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे तो इसका मतलब अपना वैलेंसी कितना हो जाएगा सर? वैलेंसी हो जाएगा यहाँ पे 1 और छोड़े तो मतलब प्लस में 1। ठीक है, ओके ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग पहले पढ़ लो क्या लिखा है सर। लिखा है कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लिय ऑफ टू एटॉमिक स्पेसिस एक्स एंड वाई आर गिवन एज अंडर एक्स वाई प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 8 गिव द मास नंबर ऑफ एक्स एंड वाई व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टू स्पेसीज। रिलेशन भी पूछा और मास नंबर भी पूछा है। आइए तो हम इसको थोड़ा सा पहले ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा लिख लेते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 13 है अपना, दो स्पेसीज है, न्यूक्लियाई क्यों बोला, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिय ऑफ टू एटॉमिक स्पेसीज एक्स एंड वाई, मतलब उसके न्यूक्लियस के बारे में बताना चाह रहा है कि न्यूक्लियस में कौन कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है ना, तो बस उसी के बारे में, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में आपको बता रहा है, इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बता रहा है, इसीलिए वो वर्ड लिखा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो सर ये अपना एक्स है और ये अपना वाई है। तो सर एक्स में प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन सर प्रोटॉन्स हैं 6, प्रोटॉन्स कितने हैं 6, और वाई में कितने प्रोटॉन्स हैं सर? इसमें भी 6 है, इसमें भी कितने हैं 6 हैं। अब न्यूट्रॉन्स का बात करते हैं, न्यूट्रॉन्स का, तो सर एक्स में कितने न्यूट्रॉन्स हैं? इसमें 6 ही है, ठीक है, और उसमें कितने हैं? इसमें 8 है, कितने हैं 8, ठीक है। अब पूछा है कि सर मास नंबर बताओ, तो मास नंबर पहले क्या होता है ये बताइए आप लोग। सर मास नंबर होता है अपना प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर, ये चीज याद है, नोट डाउन कर लीजिए, याद नहीं है तो मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यही ना। चलिए सर ये हमको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम मास नंबर किसका निकाले सर? पहले एक्स का, मास नंबर ऑफ एक्स, मास नंबर ऑफ एक्स, ठीक है। तो बताइए तो कितना होगा सर? प्रोटॉन नंबर कितना है 6 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो भी कितना है 6, तो कितना हो गया सर? यहां से 12 हो गया ना, कितना हो गया 12 हो गया, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब इसी तरीके से मास नंबर ऑफ एक्स निकल गया, तो मास नंबर ऑफ वाई भी बता दीजिए, मास नंबर ऑफ वाई। सर इसमें प्रोटॉन कितने हैं सर? सॉरी ना, हाँ नहीं ठीक है, गलती हो गया, मास नंबर ऑफ एक्स, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग का मिस्टेक हो गया है। क्या मिस्टेक हो गया सर? नहीं कुछ मिस्टेक नहीं हुआ है, ठीक है, कुछ मिस्टेक नहीं है। तो सर एक्स का प्रोटॉन भी 6 था, न्यूट्रॉन भी 6 था, निकाल दिए। अब सर मास नंबर वाई का निकालना है, तो वाई का प्रोटॉन और वाई का न्यूट्रॉन लिखना होगा, तो प्रोटॉन 6 है और न्यूट्रॉन कितना है सर? 8 है, दिख रहा है ना सर, वाई का प्रोटॉन 6 है, वाई का न्यूट्रॉन 8 है, दिख रहा है ना, दोनों को ऐड कर दिए, बताइए कितना हो जाएगा सर? 14 हो जाएगा। एक्स का प्रोटॉन भी 6 था, न्यूट्रॉन भी एक्स का 6 था, है ना, तो सर इसका मास नंबर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक बात? ठीक है। चलिए अब एक बात बताइए कि दोनों में रिलेशन, मास नंबर तो बोला था निकालने, निकाल दिए, अब बोला कि रिलेशन भी बताइए एक्स और वाई में, रिलेशन बोल रहा है। तो सर एक बात बताइए, आपको दिख रहा होगा कि सर इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, कितना है सर? 6, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 6 होगा, कितना होगा? 6 होगा। और सर इसका भी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 6 ही है ना, तो इसका भी एटॉमिक नंबर क्या होगा? 6, 6, ओके सर, एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है, लेकिन मास नंबर दोनों का आपको क्या लग रहा है? डिफरेंट, एक्स का 12 है और वाई का 14 है। तो जब एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? आइसोटॉप्स बोलते हैं क्या? तो सर ये दोनों आइसोटॉप्स है, तो सेमी एलिमेंट्स का आइसोटॉप होगा, तो एटॉमिक नंबर 6 किसका होता है? कार्बन का होता है क्या? तो सर ये लोग कार्बन के आइसोटॉप्स होंगे, मतलब ये दोनों अपने में क्या एक दूसरे के आइसोटॉप्स हैं। क्लियर हुआ बात? ओके ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या हो रहा है? फॉर द फ्लोइंग स्टेटमेंट राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स बताना है यहाँ पे अपने को, क्या बताना है? ट्रू एंड फॉल्स। चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो सर पहले क्वेश्चन क्या है इसमें से? जे थॉमसन प्रपोज दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली न्यूक्लियॉन्स। तो बोला कि जे थॉमसन जो था ना, वो क्या बताया था कि कोई भी एटम में सिर्फ क्या होता है, क्या कंटेंट करता है? न्यूक्लियॉन्स, ठीक है ना। कहाँ पे सर? सेंटर पे ना। प्रपोज दैट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन ओनली न्यूक्लियॉन्स, ये ऐसा बोला। जबकि हम लोग पढ़े थे कि क्या बताया था ये जे थॉमसन, थॉमसन बताया था सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ रहता है? इस
उसके सरफेस पे रहता है और अंदर में क्या रहता है, निगेटिव चार्ज। ये बताया था ना, ऐसा बताया था ना जे थॉमसन। तो सर ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्या हो जाएगा, फॉल्स। चलिए बी नंबर देखते हैं। A neutron is formed by an electron and a proton combining together, therefore it is neutral। बोल रहा है कि सर न्यूट्रॉन जो है ना, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन से मिलके बना है। क्या बना है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन से मिलके बना है। जबकि हमको पता है तीन तरीके के अलग अलग सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। हर किसी का अपना अलग अलग बिहेवियर है, ये नहीं कि वो दोनों से मिलके ये बना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था सर, तो सर जेम्स चैडविक किए थे ना। तो सर हाँ, तो ये फॉल्स हो गया। अगर सी नंबर बात करें, द मास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम दैट ऑफ प्रोटॉन। तो आपको मास नंबर इलेक्ट्रॉन्स का याद होगा, ना नंबर और ना मास नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आपको याद होगा। दोनों को डिवाइड करके आप देखिए तो अप्रोक्स आपको 1/2000 के अप्रोक्स आ जाएगा। समझ आया सर, दोनों का मास को डिवाइड करके देखिए, लगभग 1/2000 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 का डी देख लेते हैं सर, ठीक है। सी तक हो गया अपना, अब डी देख लेते हैं क्या लिखा है सर। An isotopes of iodine is used for making tincture iodine which is used as medicine। हाँ, टिंचर आयोडीन का जो यूज करते हैं ना हम लोग, जो आइसोटॉप्स है किसका सर, आयोडीन का, इसका हम लोग यूज मेडिसिन के रूप में करते हैं, ठीक है ना। मेडिसिन के रूप में बहुत ज्यादा अमाउंट में इसका यूज होता है, समझ में आया। तो सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू या फॉल्स। तो सर ट्रू, ठीक है। 14 नंबर तक क्वेश्चन अब अपना कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं सर, चार थे, चारों हो गया अपना। अब क्वेश्चन नंबर यहां से घूम के 15 पे आते हैं, आए चलिए पढ़िए तो क्वेश्चन 15 क्या लिखा है। इसमें लिखा है रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पांसिबल फॉर डिस्कवरी ऑफ। तो सर रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल जो एक्सपेरिमेंट था, याद है आपको, वो क्या चीज का डिस्कवरी किया था सर, हाँ याद है वो क्या किया था सर, भेजा था अपना क्या सर, अपना गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था, हीलियम प्लस प्लस रेडिएशन हुआ था वहां पे, याद है आपको। तो सर वो हुआ था रेडिएशन अल्फा पार्टिकल्स का। तो वहां से हमको क्या पता चला था सर, कि पॉजिटिव चार्ज से टकरा के रिटर्न हो जा रहा है। तो वो न्यूक्लियस का खोज किया था क्या, हाँ एटॉमिक न्यूक्लियस का किया था क्या। तो यहाँ ऑप्शन जो हमको दिया सर, ऑप्शन ए एटॉमिक न्यूक्लियस, बी इलेक्ट्रॉन्स, सी ए प्रोटॉन और डी ए न्यूट्रॉन। तो कौन सा हो जाएगा सर, पहला एटॉमिक न्यूक्लियस। तो सर रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था अल्फा पार्टिकल, उससे क्या मिला था, एटॉमिक रेडियस मिला था। तो सर ये भी ठीक है 50 नंबर। चलिए अब बात करें 60 नंबर पे, चलिए पढ़िए तो 60 नंबर क्या लिखा है सर। 60 नंबर में लिखा हुआ है आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट है। बोल रहा है कि किसी एलिमेंट का आइसोटॉप्स, उसमें क्या सेम होता है, द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ऐसा तो हम कुछ नहीं बताए थे आपको उस फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, हम क्या बोले थे आपको, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बोले थे, क्या बोले थे, केमिकल प्रॉपर्टी। नोट्स पढ़े होंगे तो ध्यान होगा आपको। तो सर पहला फॉल्स हो गया, ठीक है। दूसरा डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम था ना, तो ये भी क्या हो गया, गलत, ये भी नहीं होगा। सी डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और डी डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो सर अल्फा पार्टिकल के एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं ना सर। अभी आइसोटॉप्स के एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं ना, आइसोटॉप्स उसी को तो कहा जाता है। तो सर यहाँ डिफरेंट बोला है तो ये भी गलत। अब बच गया सी नंबर, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स के बारे में बताना है कि सर न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होता है कि डिफरेंट होता है। आइए इसको थोड़ा सा समझ के देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे कोई ये एक्स है और ये वाई है, दोनों क्या है सर, आइसोटॉप्स है। तो एटॉमिक नंबर बात है सेम है। तो प्रोटॉन नंबर क्या होगा सर, सेम। जैसे मान लीजिए प्रोटॉन नंबर इसका 6 है, प्रोटॉन दोनों में कितना है सर, 6। अब बताइए जो आइसोटॉप्स होते हैं उसमें एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है ना। मान लीजिए इसका मास नंबर 12 है और इसका मास नंबर कितना है 14, अलग अलग ले लिए ना। तो बताइए तो न्यूट्रॉन अगर निकालेंगे, न्यूट्रॉन क्या होता है सर, प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर इक्वल टू मास नंबर, यही होता है ना। तो सर मास नंबर अगर निकालेंगे तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा हमको सर, 6 लेना होगा क्या, तब ना 6 6 12 होगा अपना। तो सर न्यूट्रॉन भी कितना लेना होगा इसका 6। लेकिन अगर y का न्यूट्रॉन निकाले तो ये कितना लेना होगा हमको, 8 लेना होगा ना। तो इसका मतलब हुआ क्या सर, दोनों में न्यूट्रॉन्स क्या है, अलग अलग है क्या, न्यूट्रॉन्स क्या है दोनों में, न्यूट्रॉन्स नंबर अलग अलग। तो यहां से अपना ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है, ओके सर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। 17 नंबर पढ़िए क्या लिखा है, 17 नंबर लिखा है सर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन माइनस आयन आर। क्लोरीन माइनस आयन में
नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ठीक है, क्लोरीन माइनस। तो चलिए देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। तो सर पहले क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 17 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे सर, 17। लेकिन अगर क्लोरीन माइनस आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन्स आ गया होगा। क्या उसके अंदर क्या होगा, एक और इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा ना। तो एक और इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, तो इसमें कितने हो जाएंगे सर, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। क्या कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 18। समझ में आया, एक निगेटिव आने का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाना, यही होता है ना। चलिए बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। तो सर पहले सेल में कितने रह सकते हैं, 2, बचा कितना, 16 अपने पास। दूसरे सेल में मैक्सिमम कितना रह सकते हैं, 8, 8 रख दिए, 10 चला गया, बचा कितना, और 8। तीसरे में कितना रह सकते हैं, 18 रह सकते हैं, लेकिन आउटर मोस्ट में 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसका ये आउटर मोस्ट है, 8 रख दिए। देखिए तो सर 18 से ज्यादा है क्या, नहीं है। 8 2 जा 16 प्लस 2 18, 18 नहीं है ना इलेक्ट्रॉन्स अपने टोटल। लास्ट सेल में 8 से ज्यादा भी नहीं है। पहला पहले फुल हुआ, फिर दूसरा फुल हुआ, फिर जाके तीसरा में रखाया, सब कुछ सही है। तो सर इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8 हो गए। क्या कितने हो गए, 8। तो यहां तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं सर, ठीक है। 17 नंबर भी क्लियर है, ओके। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग अब बात करते हैं। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 अपना क्या है, पहले आप लोग फटाक से पढ़ लीजिए। तो सर लिखा है इसमें, इफ Z इक्वल टू 3, Z इक्वल टू 3 मतलब सर उसका एटॉमिक नंबर कितना है सर, 3। व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, वैलेंसी पूछा है, ठीक है। उसके अलावा आल्सो नेम द एलिमेंट्स, तो वो कौन सा एलिमेंट है वो भी बताना है। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग। तो सर क्या दिया, Z इक्वल टू 3, एटॉमिक नंबर 3 है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 3 ही होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितना हो गया सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कितना हो गया, 3 हो गया। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर, ओके। अगर आप बात करें कि सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे होगा, बताइए तो कैसे होगा, बताइए तो। सर पहले सेल में कितने लोग रह सकते हैं सर, 2, मैक्सिमम कितने लोग, 2। तो पहला सेल में 2 लोग रख दिए, मेरे पास टोटल 3 लोग थे, अब बचे कितने, 1 इलेक्ट्रॉन्स और बच गए हैं। और सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं सर, 8 रह सकते हैं, लेकिन मेरे पास 1 ही बचा है, तो आराम से उसको 1 को रख दे, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं वैलेंसी का। सर पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1। लेकिन मेरे को पूछा है वैलेंसी, क्या पूछा है, वैलेंसी तो वैलेंसी कितना होगा, तो सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है अपना, 1 है, ये चीज आपको दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं सर, लास्ट में ऑक्टेट पूरा करने का कोशिश करते हैं। तो सर ऑक्टेट पूरा करने के लिए हमको 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्या चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। लेकिन अगर हम लोग इस 1 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दें, क्या कर दें, छोड़ दें, तो जो पहला सेल था वो तो पूरा फुलफिल्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता था, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए ज्यादा इजी काम है कि 1 इलेक्ट्रॉन्स आप क्या कीजिए, छोड़ दीजिए। लास्टली ऑक्टेट वगैरह क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि कंप्लीट हो जाए, समझे, वो सेल क्या हो जाए, कंप्लीट, इसी के लिए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे सर, अति, तो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे, तो इसका मतलब अपना वैलेंसी कितना हो जाएगा सर, वैलेंसी हो जाएगा यहाँ पे 1, और छोड़े तो मतलब प्लस में 1, ठीक है, ओके, ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आप लोग पहले पढ़ लो क्या लिखा है सर लिखा है, कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्ली ऑफ 2 एटॉमिक स्पेसिस एक्स एंड वाई are given as under x y, proton 6, neutron 6, proton 6, neutron 8. Give the mass number of x and y. What is the relation between the two species? रिलेशन भी पूछा और मास नंबर भी पूछा है। आइए तो हम इसको थोड़ा सा पहले ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा लिख लेते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 13 है अपना, 2 स्पेसीज है, न्यूक्लियाई क्यों बोला, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्ली ऑफ 2 एटॉमिक स्पेसीज एक्स एंड वाई, मतलब उसके न्यूक्लियस के बारे में बताना चाह रहा है कि न्यूक्लियस में कौन कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है ना, तो बस उसी के बारे में, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में आपको बता रहा है, इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बता रहा है, इसीलिए वो वर्ड लिखा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो सर ये अपना एक्स है और ये अपना वाई है। तो सर एक्स में प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन, सर प्रोटॉन्स हैं 6, प्रोटॉन्स कितने हैं 6, और वाई में कितने प्रोटॉन्स है सर, इसमें भी 6 है, इसमें भी कितने हैं 6 हैं। अब न्यूट्रॉन्स का बात करते हैं, न्यूट्रॉन्स का, तो सर एक्स में कितने न्यूट्रॉन्स हैं, इसमें 6 ही है, ठीक है, और उसमें कितने हैं, इसमें 8 है, कितने हैं 8,
ठीक है। अब पूछा है कि सर मास नंबर बताओ, तो मास नंबर पहले क्या होता है ये बताइए आप लोग। सर मास नंबर होता है अपना प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर, ये चीज याद है, नोट डाउन कर लीजिए, याद नहीं है तो मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यही ना। चलिए सर ये हमको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम मास नंबर किसका निकाले सर, पहले एक्स का, मास नंबर ऑफ एक्स, मास नंबर ऑफ एक्स, ठीक है। तो बताइए तो कितना होगा सर, प्रोटॉन नंबर कितना है 6 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो भी कितना है 6, तो कितना हो गया सर यहाँ से 12 हो गया ना, कितना हो गया 12 हो गया, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब इसी तरीके से मास नंबर ऑफ एक्स निकल गया, तो मास नंबर ऑफ वाई भी बता दीजिए, मास नंबर ऑफ वाई। सर इसमें प्रोटॉन कितने हैं सर, सॉरी ना, हाँ नहीं ठीक है, गलती हो गया, मास नंबर ऑफ एक्स, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग का मिस्टेक हो गया है। क्या मिस्टेक हो गया सर, नहीं कुछ मिस्टेक नहीं हुआ है, ठीक है, कुछ मिस्टेक नहीं है। तो सर एक्स का प्रोटॉन भी 6 था, न्यूट्रॉन भी 6 था, निकाल दिए। अब सर मास नंबर वाई का निकालना है, तो वाई का प्रोटॉन और वाई का न्यूट्रॉन लिखना होगा, तो प्रोटॉन 6 है और न्यूट्रॉन कितना है सर 8 है, दिख रहा है ना सर, वाई का प्रोटॉन 6 है, वाई का न्यूट्रॉन 8 है, दिख रहा है ना, दोनों को ऐड कर दिए, बताइए कितना हो जाएगा सर 14 हो जाएगा। एक्स का प्रोटॉन भी 6 था, न्यूट्रॉन भी एक्स का 6 था, है ना, तो सर इसका मास नंबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक बात, ठीक है। चलिए अब एक बात बताइए कि दोनों में रिलेशन, मास नंबर तो बोला था निकालने, निकाल दिए, अब बोला है कि रिलेशन भी बताइए एक्स और वाई में, रिलेशन बोल रहा है। तो सर एक बात बताइए, आपको दिख रहा होगा कि सर इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, कितना है सर 6, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 6 होगा, कितना होगा 6 होगा, और सर इसका भी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 6 ही है ना, तो इसका भी एटॉमिक नंबर क्या होगा 6, 6 ओके। सर एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है, लेकिन मास नंबर दोनों का आपको क्या लग रहा है डिफरेंट, एक्स का 12 है और वाई का 14 है, तो जब एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, आइसोटॉप्स बोलते हैं क्या। तो सर ये दोनों आइसोटॉप्स है, तो सेमी एलिमेंट्स का आइसोटॉप होगा, तो एटॉमिक नंबर 6 किसका होता है, कार्बन का होता है क्या, तो सर ये लोग कार्बन के आइसोटॉप्स होंगे, मतलब ये दोनों अपने में क्या एक दूसरे के आइसोटॉप्स हैं। क्लियर हुआ बात, ओके ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या हो रहा है, फॉर द फ्लोइंग स्टेटमेंट राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स बताना है यहाँ पे अपने को, क्या बताना है ट्रू एंड फॉल्स। चलिए क्या करके बात करते हैं। तो सर पहले क्वेश्चन क्या है इसमें से, जे थॉमसन प्रपोज दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली न्यूक्लियॉन्स, तो बोला कि जे थॉमसन जो था ना वो क्या बताया था कि कोई भी एटम में सिर्फ क्या होता है, क्या कंटेंट करता है न्यूक्लियॉन्स, ठीक है ना, कहाँ पे सर सेंटर पे ना, प्रपोज दैट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन ओनली न्यूक्लियॉन्स, ये ऐसा बोला। जबकि हम लोग पढ़े थे कि क्या बताया था ये जे थॉमसन, थॉमसन बताया था सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ रहता है, इस उसके सरफेस पे रहता है, और अंदर में क्या रहता है निगेटिव चार्ज, ये बताया था ना, ऐसा बताया था ना जे थॉमसन। तो सर ये क्या हो जाएगा फॉल्स, क्या हो जाएगा फॉल्स। चलिए बी नंबर देखते हैं, a neutron is formed by an electron and a proton combining together therefore it is neutral, बोल रहा है कि सर न्यूट्रॉन जो है ना, ठीक है, ये क्या है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन से मिलके बना है, क्या बना है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन से मिलके बना है, जबकि हमको पता है 3 तरीके के अलग अलग सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, हर किसी का अपना अलग अलग बिहेवियर है, ये नहीं कि वो दोनों से मिलके ये बना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था सर, तो सर जेम्स चैडविक किए थे ना, तो सर हाँ, तो ये फॉल्स हो गया। अगर सी नंबर बात करें, द मास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम दैट ऑफ प्रोटॉन, तो आपको मास नंबर इलेक्ट्रॉन्स का याद होगा, ना नंबर और ना मास नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आपको याद होगा, दोनों को डिवाइड करके आप देखिए तो अप्रोक्स आपको 1/2000 के अप्रोक्स आ जाएगा, समझ आया सर, दोनों का मास को डिवाइड करके देखिए लगभग 1/2000 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया ट्रू हो गया। आगे देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन डी, अब क्या है सर, एन आइसोटॉप्स ऑफ आयोडीन इज यूज फॉर मेकिंग टिंचर आयोडीन विच इज यूज एज मेडिसिन, तो ऐसा कुछ नहीं सर, आयोडीन का जो है ना अपना आइसोटॉप्स, उसको टिंचर आयोडीन बनाने में यूज हम लोग नहीं करते हैं, ओके ठीक है, ओके तो ये भी क्या हो गया सर फॉल्स हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, सर 4 थे, चारों हो गया अपना, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ से घूम के 15 पे आते हैं, आए चलिए पढ़िए तो क्वेश्चन 15 क्या लिखा है, इसमें लिखा है
रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कवरी ऑफ। तो सर रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल जो एक्सपेरिमेंट था, याद है आपको, वो क्या चीज का डिस्कवरी किया था सर? हाँ याद है वो क्या किया था सर? भेजा था अपना क्या सर, अपना गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था, हीलियम प्लस प्लस रेडिएशन हुआ था वहां पे, याद है आपको? तो सर वो हुआ था रेडिएशन अल्फा पार्टिकल का, तो वहां से हमको क्या पता चला था सर? कि पॉजिटिव चार्ज से टकरा के रिटर्न हो जा रहा, तो वो न्यूक्लियस का खोज किया था क्या? हाँ एटॉमिक न्यूक्लियस का किया था क्या? तो यहाँ ऑप्शन जो हमको दिया सर, ऑप्शन ए एटॉमिक न्यूक्लियस, बी इलेक्ट्रॉन्स, सी ए प्रोटॉन और डी ए न्यूट्रॉन। तो कौन सा हो जाएगा सर? पहला एटॉमिक न्यूक्लियस। तो सर रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था अल्फा पार्टिकल, उससे क्या मिला था? एटॉमिक रेडियस मिला था। तो सर ये भी ठीक है 50 नंबर। चलिए अब बात करें 60 नंबर पे। चलिए पढ़िए तो 60 नंबर क्या लिखा है सर? 60 नंबर में लिखा हुआ है आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट है। बोल रहा है कि किसी एलिमेंट का आइसोटॉप्स, उसमें क्या सेम होता है? द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ऐसा तो हम कुछ नहीं बताए थे आपको उस फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। हम क्या बोले थे आपको? केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बोले थे, क्या बोले थे? केमिकल प्रॉपर्टी। नोट्स पढ़े होंगे तो ध्यान होगा आपको। तो सर पहला फॉल्स हो गया, ठीक है। दूसरा डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम था ना, तो ये भी क्या हो गया? गलत, ये भी नहीं होगा। सी डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और डी डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो सर अल्फा पार्टिकल के एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं ना सर। अभी आइसोटॉप्स के एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं ना। आइसोटॉप्स उसी को तो कहा जाता है। तो सर यहाँ डिफरेंट बोला है तो ये भी गलत। अब बच गया सी नंबर, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स के बारे में बताना है कि सर न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होता है कि डिफरेंट होता है। आइए इसको थोड़ा सा समझ के देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे कोई ये एक्स है और ये वाई है, दोनों क्या है सर? आइसोटॉप्स है। तो एटॉमिक नंबर बात है सेम है। तो प्रोटॉन नंबर क्या होगा सर? सेम। जैसे मान लीजिए प्रोटॉन नंबर इसका 6 है, प्रोटॉन दोनों में कितना है सर? 6। अब बताइए जो आइसोटॉप्स होते हैं उसमें एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है ना। मान लीजिए इसका मास नंबर 12 है और इसका मास नंबर कितना है? 14। अलग अलग ले लिए ना। तो बताइए तो न्यूट्रॉन अगर निकालेंगे, न्यूट्रॉन क्या होता है सर? प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर इक्वल टू मास नंबर, यही होता है ना। तो सर मास नंबर अगर निकालेंगे तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा हमको सर? 6 लेना होगा क्या? तब ना 6 6 12 होगा अपना। तो सर न्यूट्रॉन भी कितना लेना होगा इसका? 6। लेकिन अगर y का न्यूट्रॉन निकाले तो ये कितना लेना होगा हमको? 8 लेना होगा ना। तो इसका मतलब हुआ क्या सर? दोनों में न्यूट्रॉन्स क्या है? अलग अलग है क्या? न्यूट्रॉन्स क्या है दोनों में? न्यूट्रॉन्स नंबर अलग अलग। तो यहां से अपना ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है? ओके सर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। 70 नंबर पढ़िए क्या लिखा है? 70 नंबर लिखा है सर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन माइनस आयन आर। क्लोरीन माइनस आयन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? ठीक है क्लोरीन माइनस। तो चलिए देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। तो सर पहले क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 17 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे सर? 17। लेकिन अगर क्लोरीन माइनस आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? उसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन्स आ गया होगा क्या? उसके अंदर क्या होगा? एक और इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा ना। तो एक और इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा तो इसमें कितने हो जाएंगे सर? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे क्या? कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 18। समझ में आया? एक निगेटिव आने का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाना, यही होता है ना। चलिए अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। तो सर पहले सेल में कितने रह सकते हैं? 2। बचा कितना? 16 अपने पास। दूसरे सेल में मैक्सिमम कितना रह सकते हैं? 8। 8 रख दिए, 10 चला गया, बचा कितना? और 8। तीसरे में कितना रह सकते हैं? 18 रह सकते हैं, लेकिन आउटर मोस्ट में 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसका ये आउटर मोस्ट है, 8 रख दिए। देखिए तो सर 18 से ज्यादा है क्या? नहीं है। 8 2 जा 16 प्लस 2 18। 18 नहीं है ना इलेक्ट्रॉन्स अपने टोटल। लास्ट सेल में 8 से ज्यादा भी नहीं है। पहले फुल हुआ, फिर दूसरा फुल हुआ, फिर जाके तीसरा में रखाया। सब कुछ सही है। तो सर इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 8 हो गए क्या? कितने हो गए? 8। तो यहां तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं सर? ठीक है 70 नंबर भी क्लियर है। ओके चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग अब बात करते हैं। देखिए तब अपना क्वेश्चन नंबर 18 क्या है सर? लिखा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम। बोला है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसमें से कौन सा सही है, आपको चूज करना है। तो चलिए आइए बात करते हैं इसको कैसे करेंगे सर। सोडियम लिख लिया, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 11 होता है ना। कितना होता है? 11। इसका मतलब हुआ इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे 11। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 11। यहां तक क्लियर है बात? हाँ सर यहां तक क्लियर है।
इलेक्ट्रॉन्स पता चल गया। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। तो बताइए सर, पहला सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने? 2। अब बचे कितने मेरे पास? 9 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। कितने बच गए? 9 इलेक्ट्रॉन्स और बच गए। दूसरे में कितने लोग रह सकते हैं? 8 लोग। 8 2 कितने हो गए? 10। कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। और कितना बचा? 1 इलेक्ट्रॉन्स और बच गया। 1 इलेक्ट्रॉन्स और बच गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स और दे देते हैं। तो कितना हो गया टोटल? 11 हो गया ना। तो ठीक है सर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना हो गया? 2 8 1। पहले सेल में 2, दूसरे में 8, थर्ड में 1। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसका? 1। तो इसमें मैच कीजिए कहाँ है सर? तो ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा। कौन सा ऑप्शन? डी। तो सर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर है? ठीक है सर, चलिए अब एक 19 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, थोड़ा सा इसमें डायग्राम वुग्राम बनाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। तो जैसे जैसे डायग्राम मोबाइल में दिया हुआ है, ठीक है, वैसे वैसे हम बना ले रहे हैं। सबसे पहले एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है, ओके। फिर क्या है सर? मास नंबर, मास नंबर ये भी हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। उसके बाद क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो गया। ये लास्ट वाला आपको सही से दिख नहीं होगा, हम ठीक कर दे रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लास्ट में क्या है सर? नेम ऑफ एटॉमिक स्पेसीज, नेम बताना है। ठीक है ना, नेम ऑफ एटम लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए सर, यहां तक सब कुछ दिया हुआ है। अब हर किसी का अपना अपना बॉक्स है, सबका अपना अपना बॉक्स है। तो बॉक्स को देख लेते हैं। सर पहले दिया है 9, फिर दिया है 16, और फिर 3 बॉक्स ओपन है। ठीक है, यहां तक। दूसरे में पहला ओपन है, फिर कितना है? 32 है, फिर 24 है, फिर 2 है, फिर 1 है। ठीक है, थर्ड बॉक्स में आते हैं। यहाँ 10 है, यहाँ बॉक्स है, यहाँ बॉक्स है, यहाँ बॉक्स है, यहाँ 0 है। उसके बाद आ गया न्यूट्रॉन, हो गया प्रोटॉन में। पहला दोनों जगह पे खाली है, फिर 12 है, फिर 1 है, फिर 1 है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पे आ जाते हैं। यहाँ सब जगह खाली है, सब जगह खाली है। और लास्ट में यहाँ भी खाली है, सिर्फ यहाँ दिया हुआ है सल्फर। और फिर सब जगह क्या है? खाली है। अब सब जगह अपने को क्या करना है सर? इसको फिल करना है। ठीक है ना, सब जगह क्या करना है? फिल करना है। ठीक है, तो चले स्टार्ट करें। आप यही बॉक्स है अपना, इसी को फिल करना है हर जगह पे, ये फिल वाला जगह है। चलिए बताइए, पहला अगर एटॉमिक नंबर 9 है, कितना है सर एटॉमिक नंबर? 9। तो बताइए उसमें प्रोटॉन भी कितना होगा? प्रोटॉन भी कितना होगा? सर एटॉमिक नंबर 9 है तो प्रोटॉन भी 9 होगा। प्रोटॉन भी 9, तो सर अपना इलेक्ट्रॉन भी कितना? 9। सर प्रोटॉन 9 तो इलेक्ट्रॉन भी 9। ठीक है, अब बात करते हैं सर मास नंबर का। मास नंबर क्या होता है सर? प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर, यही ना होता है। तो 10 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 19। कितना हो जाएगा? 19। ठीक है क्या सर? 19, यही अपना मास नंबर। अब सर बताइए, सर एटॉमिक नंबर 9 किसका होता है? फ्लोरीन का होता है क्या? तो एफ सिंबल उसका लिख दे रहे हैं, फ्लोरीन। ठीक है ना, ठीक है सर, यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, पहला बॉक्स भरा गया। इसी तरीके से दूसरा एटॉमिक नंबर 16 है सर, तो इसका मतलब क्या? उसमें प्रोटॉन भी कितना? 16।
और इलेक्ट्रॉन भी कितना सर 16, ठीक है, जिसका सर नेम क्या होता है, सल्फर होता है। क्या होता है सर, सल्फर, ठीक है। अगर बोलिएगा यहां लिख देते हैं पूरा नाम FLUROINE, फ्लोरीन, ठीक है ना। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो सर यहां तक हो गया अपना सल्फर। अब बच गया को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या बच गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो बताइए सर मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। तो मास नंबर 32 है तो प्रोटॉन 16 है, तो और कितना चाहिए, न्यूट्रॉन 16 चाहिए, तभी ना 32 पूरेगा। क्लियर हुआ। तो सर यही था अपना सेकंड। अब बात कर रहे हैं थर्ड। क्या, थर्ड। सर मास नंबर अपना 24 दिया, इस बार एटॉमिक नंबर नहीं दिया है, इस बार नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 दिया है। क्या दिया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 12। प्रोटॉन 12 है तो सर अपना एटॉमिक नंबर भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या, क्यों सर, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 है तो एटॉमिक नंबर भी 12, ठीक है। आप बताइएगा सर नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होता है उतना ही नंबर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी कितना 12। अब मास नंबर क्या होता है सर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो सर प्रोटॉन 12 है तो न्यूट्रॉन भी कितना होगा 12, तभी ना मास 24 आ पाएगा। क्लियर हुआ। अब बताइए एटॉमिक नंबर 12 किसका होता है, मैग्नीशियम। किसका होता है एटॉमिक नंबर 12, मैग्नीशियम, ठीक है क्या यहां तक, ठीक है ओके, यहां तक सर कोई दिक्कत नहीं, जिसको mg से डिनोट किया जाता है ना। अब बताइए नेक्स्ट, सर मास नंबर 2 है लेकिन प्रोटॉन नंबर कितना है 1, तो प्रोटॉन नंबर 1 है तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर भी कितना हो गया सर 1, एटॉमिक नंबर भी कितना हो गया 1, ठीक है ना। लेकिन मास नंबर 2 है तो न्यूट्रॉन, वाजिब बात है इसमें कितना होगा, एक न्यूट्रॉन्स होगा। क्या, न्यूट्रॉन भी कितना होगा एक, तभी ना 112 हो जाएगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे सर, वो भी 1 हो जाएंगे, वो भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए एटॉमिक नंबर 1 किसका होता था, हाइड्रोजन का होता था। किसका होता था सर, हाइड्रोजन का। तो सर हाइड्रोजन का तो मास नंबर 1 होता था, तो ये मास नंबर 2 कैसे हो गया, कैसे हो गया, तो सर ये डिटोरियम है। क्या सर, उसका आइसोटॉप्स, किसका, हाइड्रोजन का। तो सर इसका नाम आप लिख दीजिए डिटोरियम, DEUTERIUM, डिटोरियम, ठीक है क्या। तो ये हाइड्रोजन नहीं है, एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका मतलब मत समझिएगा हाइड्रोजन है। इसका मास नंबर 2 है तो प्रोटियम, डिटोरियम और ट्राइटियम, 3 चीज पढ़े थे ना, तो ये डिटोरियम है, ठीक है। चले अब आगे। अब लास्ट, सर मास नंबर 1 है, न्यूट्रॉन 0 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 1, प्रोटॉन 1 है तो सर एटॉमिक नंबर भी कितना हो गया 1, एटॉमिक नंबर भी कितना हो गया 1। और सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो सर जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, तो सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा ना सर, 1 ही हो जाएगा, ठीक है यहां तक। अब बात करते हैं, क्वेश्चन सही उतारे हैं ना हम लोग। सर क्वेश्चन में है क्या, देख लेते एक बार। एटॉमिक नंबर है खाली, मास नंबर 1 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0, ये पहले से दे दिया यहाँ पे 0, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे 0 वो लोग दिया हुआ है, क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा ऐसा कंडीशन है, तो सर जब इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होने चाहिए थे, 1 होने चाहिए थे, होने चाहिए था ना, प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होना चाहिए था, लेकिन एक है नहीं, तो क्या क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन्स वो क्या क्या होगा, छोड़ दिया होगा ना कहीं। हाइड्रोजन है ना जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास भी 1 होता है, तो ये सर क्या क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर से छोड़ दिया होगा, तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन आयन बन जाएगा। क्या सर, एक छोड़ने के बाद एक प्लस आ जाता है ना, हाइड्रोजन प्लस बोल दीजिए, ये तो हाइड्रोजन आयन, क्या बोल दीजिए, हाइड्रोजन आयन, इसको आप बोल सकते हो। क्लियर हुआ बात, हाँ। तो इस तरीके से जा करके आपका ये पूरा तरीके से अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है, हो गया। तो ये चैप्टर देख करके मजा आया, लास्ट क्वेश्चन था ना ये शायद आपका, देख लेते हैं आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ओके। तो सर अब जाकर के ये चैप्टर क्या हुआ अपना, कंप्लीट हुआ। तो पूरे क्वेश्चन अच्छे से किया आप लोग प्रैक्टिस, तो इसमें क्वेश्चन अच्छे अच्छे लगे होंगे आपको और इजी भी लगे होंगे, कुछ हार्ड नहीं लगा होगा। बस आपको एक ही काम करना है कि कंसेप्ट पूरा अच्छे तरीके से पढ़ के रखना है, जितना थ्योरी आपको उसको अच्छे से दिमाग में रखना है, तभी जाकर के चीजें आसान लगेगी। और इसको आप इस बुक के अलावा आपने जो एनसीईआरटी है उसके अलावा भी दूसरे दूसरे बुक को यूज कीजिए, देखिए उससे आपको कंसेप्ट और बढ़ते जाएगा, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर फिर अगली क्लास में भी आपको जाकर के पढ़ने के लिए है आगे,
ठीक है ना, 11th वगैरह में। तो अभी से अगर अच्छे रखिएगा करके तो ही अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। तो सर अब क्या है, इस चैप्टर को इतना ही रहने देते हैं, इतना अपने लोग के लिए काफी है। आप लोगों को क्या करना है, प्रॉपर वे में इसके नोट्स को राइट करते रहना है बस, और जितना हो सके क्वेश्चन बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहना है। तो क्या आज का क्लास इतना ही रहने दे, यहाँ तक काफी था। चलिए ठीक है, तो आप भी जाइए रेस्ट कीजिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।